मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रखा है अभी तक क्लास 11th में, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर हमारा जो है हमारे सीबीएसई के सिलेबस में क्लास 11th के, उसमें हम लोग बच्चों बात करेंगे कि कौन कौन से एफर्ट्स किए गए, कौन कौन से भाई हमने 11th जो पहला चैप्टर था उस पहले चैप्टर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन में हमने टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस था वो सब कुछ पढ़ा। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम कब हुआ था, कैसे हुआ था, कौन कौन से एफर्ट्स हुए थे, और अभी जो रिसेंट में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म चलता है उसके कुछ टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने रिसेंट का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है दिया था और उसमें किस किस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ था। तो ये सब बातें हम लोग करेंगे उसमें, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपना जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड चैप्टर जो है हमारा वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन जो बायोलॉजिकल है, यानी कि बायो सब्जेक्ट में किया गया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए किया गया है, उसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। रिसेंटली सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन लिखा था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमको बताओ क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन जो होता है डेफिनेशन देखेंगे, ग्रुपिंग ऑफ organisms on the basis of similarities। कुछ सिमिलैरिटीज़ की वजह से एक ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे, एंड डिसिमिलैरिटीज़ एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस होगा, इसलिए उसके बेसिस हम लोग उन दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। डिसिमिलैरिटीज़ इन कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है। क्या हमने वहाँ पे ये सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन एक थोड़ा सा माइंड रिकैप करने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या क्या चीज़ें ईजी हो जाती हैं क्लासिफिकेशन से। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन करने से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बेनिफिट हमको मिलता है ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखो पहली बात तो क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। जो क्लासिफिकेशन होता है इट हेल्प्स इन ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का ईजी आइडेंटिफिकेशन हो पाए, ये क्लास जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसमें हेल्प करता है। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म तुमने यक्स लिया, ठीक है। अब इस यक्स ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के बेसिस पे इनकी ग्रुपिंग करते जाओ, ये देखते जाओ कि किस ग्रुप से रिलेटेड है, और उस ग्रुपिंग के बेसिस पे तुम ये देखते जाओगे कि एट लास्ट तुमको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में एट लास्ट जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो यक्स है वो किस स्पीसीज से रिलेटेड है। जैसे मान लो अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में मान लो किसी कैट को तुमने रखा, तो कैट को जब तुमने रखा तो उसके सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखोगे कि वो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, तो यानी कि वो क्या होगा, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है, उसके अंदर सेल वॉल नहीं है, यानी कि वो किस किंगडम में आएगा, एनिमल किंगडम में। उसके और सारे कैरेक्टर के बेसिस पे फिर तुम उससे फाइलम डिसाइड करोगे, और सारे कैरेक्टर के बेसिस पे उसके क्लास डिसाइड करोगे, फिर फैमिली ऑर्डर डिसाइड करोगे, फैमिली डिसाइड करोगे, फिर जीनस डिसाइड करोगे, और एट लास्ट तुमको पता चलेगा कि अच्छा ये इन सारे कैरेक्टर्स वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो इस पर्टिकुलर स्पीसीज में आते हैं, और ये सारे कैट हैं। क्लियर। तो ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर स्टूडेंट हो या कोई रिसर्चर हो तो ये तुम्हारे एजुकेशन में, यानी कि तुम्हारे रिसर्च में या किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी में हेल्प करता है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के स्टडी के लिए, ये
क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। इससे इजीली हम किसी चीज़ की स्टडी कर पाते हैं और वहाँ पे हम उसके बारे में इजीली जान पाते हैं। अगला, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो पहली बात तो ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट था? इम्पॉर्टेंट था पहली बात ये कि ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन हो पाया। दूसरी बात किसके लिए इम्पॉर्टेंट था? इसलिए कि ये ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, हम अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना चाहते हैं, उसके कैरेक्टर की स्टडी करना चाहते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का क्या क्या कैरेक्टर है, तो उसके में इम्पॉर्टेंट हेल्प करता है। तीसरी बात, इट डिस्क्राइब्स द evolutionary relationship between different groups of organisms, पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ ये जानना कि जैसे मान लो हम लोग ये कहते हैं कि ह्यूमंस जो हैं उनके एंसेस्टर मंकीज हुआ करते थे। ह्यूमन जो अभी हम लोग चिंपैंजीज देखते हैं, वो चिंपैंजीज के भी एंसेस्टर मंकीज हुआ करते थे। तो आखिर ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आई कैसे? ये चीज़ें हम लोगों ने जाना कैसे कि हम लोग की जो स्पीसीज है इसकी उत्पत्ति मंकीज के स्पीसीज हुई थी? ये चीज़ें हमको पता कैसे चली? तो हमने क्या किया कि जो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर थे उनका जो क्लासिफिकेशन हुआ था, उसमें जो उनके जो कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया गया था, उसके बेसिस पे ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर पे, होमोलॉजी, एनालॉजी और फॉसिल्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने क्या किया कि उनके दो ऑर्गेनिजम्स, यानी हमने अपने सबसे क्लोजेस्ट अगर किसी स्पीसीज को फाइंड आउट करना चाहा तो क्या मिले? मंकीज मिले। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि हमारे एंसेस्टर क्या रहे होंगे? मंकीज रहे होंगे। तो सिंपल सा मतलब है कि दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में जो उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब कि स्पीसीज का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसको अगर फाइंड आउट करना है तो उसमें भी क्लासिफिकेशन क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है किसके? क्लासिफिकेशन के, जिसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उनकी क्या क्या स्टडी है। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलो, तो अभी हमको जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, फर्स्ट नोन एफर्ट इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग का आइडिया किसके दिमाग में आया और किसने सबसे पहले ये एफर्ट किया था? नोन एफर्ट, मतलब हो सकता है उसके पहले लोगों ने किया हो लेकिन वो नोन ना हो, लोगों के सामने वो ना आया हो, लेकिन सबसे पहले जो नोन एफर्ट है कि जो जिसके बारे में लोगों को पता है, और लोगों भले वो आज के टाइम में वो वैलिड नहीं है, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता है, वो नोन एफर्ट कौन था, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखो, पहला जो नोन एफर्ट था वो फर्स्ट टाइम में क्लासिफिकेशन किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है अरिस्टोटल। द फर्स्ट बायोलॉजिकल classification was done by एरिस्टोटल। किसने किया था बेटा? एरिस्टोटल ने। ठीक है, जो एरिस्टोटल ने पहली बार जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था, वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन साइंटिफिक नहीं था। वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन साइंटिफिक नहीं था। साइंटिफिक इन द सेंस, उन्होंने वो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था वो पूरे उन्होंने किसी उसके पीछे के रीजन को बहुत डिफाइन नहीं किया था, और उन्होंने वो जो क्लासिफिकेशन किया था वो पूरे साइंस के लिए नहीं था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि लो भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये मेरी तरफ से इसको ये पूरा वर्ल्ड जो है इसको माने ही माने। तो जो पहला जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था उस टाइम पे वो क्लासिफिकेशन बहुत इलाबोरेट नहीं हुआ था, और उसको बहुत सारे लोगों ने उसको माना नहीं था। ठीक है, तो इसलिए उसको हम साइंटिफिक नहीं मानते हैं। दैट क्लासिफिकेशन was not साइंटिफिक, मतलब उसमें बेसिक रीजन का यूज नहीं किया गया था। मतलब उसमें बहुत उसका कॉन्सेप्ट बहुत साउंड नहीं था, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट उसके पीछे नहीं था, और उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी कोई ग्रुपिंग नहीं की गई, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी ग्रुपिंग की गई तो गलत ग्रुपिंग की गई, तो इसलिए उसको साइंटिफिक नहीं माना जाता है। देखो, उन्होंने जब क्लासिफिकेशन किया तो सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया। प्लांट
और एनिमल में माना। उन्होंने किंगडम जैसा कोई वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं दिया। तो उन्होंने कहा था दुनिया में दो ही तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्लांट होता है और एक एनिमल होता है। प्लांट में को उन्होंने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। कौन कौन सा? पहला उन्होंने जो डिवीजन किया वो माना हर्ब, फिर उन्होंने माना श्रब, और फिर उन्होंने क्लासिफाई किया ट्री। मतलब उन्होंने कहा जो बहुत छोटे छोटे मेडिसिनल प्लांट हैं, बहुत डेलिकेटेड प्लांट है, उनको हर्ब में रखा, झाड़ियों को श्रब में रखा, और जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनको ट्रीज माना। ये किसके बेसिस पे हुआ था? ये क्लासिफिकेशन हुआ था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। जैसे उनका स्टेम कैसा है, उनके अंदर उनके अपीयरेंस, उनका क्या यूज होता है, उसके बेसिस पे ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे था। और उसके साथ साथ उनके हैबिटाट को भी वहाँ पे इंक्लूड किए थे। अरिस्टोटल ने हैबिटाट को भी इंक्लूड किया था। ठीक है, तो उन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप में बांटा, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। फिर उन्होंने एनिमल्स को भी फर्दर 2 ग्रुप में बांटा। उन्होंने एनिमल्स को भी फर्दर 2 ग्रुप में बांटा, एक विथ रेड ब्लड, एक ग्रुप बनाया ऐसे एनिमल का जिनके अंदर रेड ब्लड था, और एक ग्रुप बनाया विदाउट रेड ब्लड। एक ग्रुप ऐसा बनाया विदाउट रेड ब्लड, एक ग्रुप बनाया विदाउट रेड ब्लड। ध्यान से समझो, पेड़ों को उन्होंने, प्लांट्स को उन्होंने 3 कैटेगरीज में बांटा, हर्ब, श्रब एंड हैबिटाट। क्या क्या लिया? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब वो कैसे दिखते हैं, उनका लीफ क्या है, उनका ट्री क्या है, मतलब उनका स्टेम कैसा है, इसके बेसिस पे, कहाँ पे पाए जाते हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, ऐसे उन्होंने एनिमल को 2 ग्रुप में बांटा। एक उन्होंने बांटा विथ रेड ब्लड, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर क्या था? रेड ब्लड था, और एक बांटा ऐसे एनिमल जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं था। ठीक है, जो रेड ब्लड में बांटा उनमें बेसिकली उन्होंने आज के टाइम के वर्टिब्रेट को इंक्लूड किया था। किसको इंक्लूड किया था? वर्टिब्रेट्स को। और विदाउट रेड ब्लड वालों में किसको इंक्लूड किया था? आज के टाइम पे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जिनको हम इनवर्टिब्रेट एनिमल के अंदर में पढ़ते हैं, उन्होंने उनको इंक्लूड किया था। तो वर्टिब्रेट में किसको इंक्लूड किया था? रेड ब्लड वालों को। और इनवर्टिब्रेट में किसको इंक्लूड किया था? विदाउट रेड ब्लड वालों को। तो ये कलर ऑफ द ब्लड के किसके बेसिस पे था? कलर ऑफ द ब्लड पे, कलर ऑफ द ब्लड पे, ब्लड के कलर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ये हुआ था। तो ये एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन उस टाइम पे दिया था, और इसको साइंटिफिक नहीं मानते, इसको हम अर्लियर उसमें अटेम्प्ट मानते हैं, अर्लियर स्टार्टिंग मानते हैं क्लासिफिकेशन का। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी अब हमको डिस्कस करना है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले अरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग को पढ़ना है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? सबसे पहले वो लिखेंगे, द फर्स्ट साइंटिफिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन was given by स्वीडिश साइंटिस्ट, स्वीडन के रहने वाले थे एक साइंटिस्ट, स्वीडिश साइंटिस्ट जिनका नाम है, उनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, साइंटिस्ट जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। उनका नाम क्या है? कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट थे, कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के। उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, जिसको बाद में क्या कहा गया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ही डिवाइडेड all the organisms in 2 kingdoms। उन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में डिवाइड किया। एक किंगडम को उन्होंने कहा प्लांट किंगडम, और दूसरे को कहा एनिमल किंगडम। तो उन्होंने सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म उस टाइम पे नोन थे, उस टाइम पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स नोन थे, उन्होंने जितने ऑर्गेनिज्म की स्टडी की, उसके बेसिस पे उन्होंने 2 ग्रुप बनाया, 2 बहुत बड़े बड़े ग्रुप बनाए जिसमें बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स आते। एक को कहा किंगडम प्लांटी, एक को क्या कहा? किंगडम प्लांटी, और दूसरे को कहा किंगडम
किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। उस टाइम पे एक किंगडम प्लांटे और एक किंगडम एनिमेलिया, 2 किंगडम बनाया। तो चूंकि 2 किंगडम में सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था, इसलिए सिस्टम को क्या कहा जाता है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन उस टाइम पे तो बहुत फेमस हुआ, क्योंकि उस टाइम पे उस टाइम पे ये लोगों को लगा कि हाँ ये नया चीज़ है और ये बहुत सारे चीज़ों में फिट बैठता है, इसलिए उस टाइम पे खूब चला। लेकिन बाद में जब इसमें एक्सेप्शंस ढूंढे गए, बाद में जब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स इसके ढूंढे गए, कुछ इसमें फॉल्ट्स ढूंढे गए, तो बहुत सारे फॉल्ट्स मिले, ठीक है। क्या क्या फॉल्ट्स मिले देखते हैं ध्यान से। पहले इसमें देखते हैं ड्रॉबैक क्या क्या, क्यों ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को फिर से इनवैलिड कर दिया गया, यानी कि अब वो वर्क नहीं करता है। क्यों, क्या क्या इसमें ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या इसमें मिस्टेक्स थे, क्या क्या गलतियां थी, जिसके बेसिस पे इसको एलिमिनेट कर दिया गया। तो सबसे पहले देखेंगे ड्रॉबैक, क्या इसके ड्रॉबैक थे, ड्रॉबैक्स। ध्यान से समझना क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स थे। पहली बात कि प्लांटी किंगडम के अंदर जो भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। तो इट कंप्राइज्ड या लिखेंगे he placed prokaryotic and eukaryotic organisms in same group। एक ही ग्रुप में उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स को रखा। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है इसका, उन्होंने प्रोकैरियोटिक, कौन प्रोकैरियोटिक था, प्रोकैरियोटिक जो आर्कीबैक्टीरिया था, आर्काई बैक्टीरिया, जिसको हम आज आर्काई बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, एंड जिसको आज हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से, बैक्टीरिया के नाम से, ये दोनों क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे। उसके साथ यूकैरियोटिक कौन से थे, यूकैरियोटिक आज जिनको हम एल्गी के नाम से जानते हैं, आज जिनको मतलब जो भी आज के प्लांट्स में, आज के जो हायर प्लांट्स जो भी हैं, ये जो प्लांट इन एक्चुअल आज के क्लासिफिकेशन जो प्लांट ग्रुप है वो, तो ये सब किससे बने थे, यूकैरियोटिक सेल से। ये सब किससे बने थे, प्रोकैरियोटिक सेल से। इन दोनों को उठा के उन्होंने एक ही किंगडम में रख दिया। कौन सा किंगडम, किंगडम प्लांटी में। किस में रख दिया, किंगडम प्लांटी में। तो ऐसा तो चल नहीं सकता कि आप ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज वालों को एक साथ रखिए। तो पहला उनका जो ड्रॉबैक था वो ये था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था, उन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रखा। उन्होंने फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक organisms were placed in same group। उनको सेम ग्रुप में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने फंगी जो कि क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी फंगी फोटोसिंथेसिस नहीं करता, तो ये नॉन फोटोसिंथेसिस हो गया। और मान लो जो प्लांट आज के हैं, जो आज के प्लांट्स हैं वो क्या हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ऐसे फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक दोनों को क्या कर दिया, एक ग्रुप में रखा। किसमें, किंगडम प्लांटी में, ठीक है। तो ये उनका दूसरा ड्रॉबैक था। ये 2 ड्रॉबैक उनके दूसरे थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ और ड्रॉबैक्स उनके देख लेते हैं, क्या क्या कमियां रह गई थी उनके क्लासिफिकेशन में, जिसकी वजह से उनके क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया। दूसरा जो डिफरेंस था उनके क्लासिफिकेशन का, कि उन्होंने बहुत सारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर organisms got
सेम ग्रुप। बहुत सारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ एक ही ग्रुप में रखा, जैसे प्रोटोजोअन्स जो प्रोटोजोआ थे वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और जितने भी एनिमल्स हैं आज के टाइम के जितने भी एनिमल्स हैं उन दोनों के ये क्या है, मल्टीसेलुलर है। ये क्या है, मल्टीसेलुलर है। तो इन दोनों को उन्होंने क्या किया कि एक ही ग्रुप में रखा, और वो ग्रुप कौन सा था, किंगडम एनिमेलिया। कौन सा ग्रुप था, किंगडम एनिमेलिया। तो ये सब उनके क्या थे भाई, आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो कैरेक्टर के बेसिस पे, तो एटलीस्ट इतना ध्यान रखना होगा कि एक डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में ना रहें, बहुत ब्रॉड डिफरेंस वाले कैरेक्टर एक ग्रुप में ना रहे। तो ये तीन उनके जो बेसिक वहाँ पे ड्रॉबैक्स थे वो यहाँ पे आपने के सामने लिखे हुए हैं। इनको आप फटाफट लिखिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। हाँ, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये एफर्ट्स उसके बाद लीनियस के बाद के एफर्ट्स रहे हैं और 3 किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हुए हैं। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि आखिर इसको दिया किसने था और कौन कौन से किंगडम कब कब उसमें ऐड हुए थे, और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के किंगडम कौन कौन से थे, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के किंगडम कौन कौन से थे। और फिर हम लोग अपने जो सिलेबस पे आएंगे जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत डिटेल में स्टडी दी गई है। यहाँ पे समझो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, इट वॉज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हैकेल, उन्होंने सबसे पहले ये 3 किंगडम्स क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया था, उन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को 3 ग्रुप में बांटा था। 3 ग्रुप में, कौन कौन से ग्रुप, ध्यान से देखिए। उन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को 3 ग्रुप में बांटा। पहला जो ग्रुप बनाया उसको बनाया किंगडम प्रोटिस्टा। दूसरा जो ग्रुप बनाया उसको बनाया किंगडम प्लांटे। तो दूसरा ग्रुप बनाया उसको किसने बनाया, किंगडम प्लांटे। और तीसरा जो ग्रुप बनाया उसको किसने बनाया, किंगडम एनिमालिया। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये इंक्लूडेड था। इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को जब स्टडी किया हैकेल ने, तो उन्होंने देखा कि इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो थे उनको निकाल के हम एक और किंगडम बना सकते हैं। तो ज़्यादा वहाँ पे एक्सेप्शंस जो हम पिछले ड्रॉबैक्स जितने देखे थे वो ड्रॉबैक्स में से कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाती वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको वहाँ से निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक और किंगडम बनाया और उस किंगडम का नाम क्या दे दिया, प्रोटिस्टा। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। उस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक नया किंगडम जोड़ा जो कि क्या था, किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद हमारा है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, इट वॉज गिवन बाय हर्बर्ट कोपलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को उन्होंने जो इस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में जिन किंगडम्स का नाम दिया था वो किंगडम कौन कौन से थे, उन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी ऑर्गेनिजम्स उस टाइम पे नोन थे, उन ऑर्गेनिजम्स को 4 कैटेगरी में बांटा, 4 कैटेगरी में बांटा। कौन कौन सी कैटेगरी में, वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला जो उन्होंने क्लासिफिकेशन करके जो पहला ग्रुप बनाया उसको उन्होंने नाम दिया किंगडम मोनेरा। पहला क्या नाम था उनका, किंगडम मोनेरा। जो दूसरा ग्रुप था उसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। दूसरे ग्रुप का क्या नाम था, किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरे ग्रुप का क्या नाम था, किंगडम प्लांटे। एंड लास्ट वन ग्रुप क्या था, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये उन्होंने
अंश हेकल वाले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की स्टडी की और वहाँ पे उनको बहुत सारे एक्सेप्शंस, वहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स मिले। तो उन ड्रॉबैक्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या एक नया किंगडम का फॉर्मेशन किया, जिसमें उन्होंने प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा, जिसको कहा किंगडम मोनेरा, और फिर बाकी सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम सेम वहाँ पे जो थे वो यहीं पे थे। तो ये 4 किंगडम एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो इतना पूछा जा सकता है कि कौन किसने दिया था और उन्होंने कौन कौन सा किंगडम या कौन कौन सा ग्रुप बनाया था। तो ये आप लोग यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। 4 किंगडम के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इट वाज गिवन बाय R.H. विटेकर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. विटेकर। उनका नाम था R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने सबसे पहले ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है R.H. विटेकर ने उन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद उन्होंने एक और नए किंगडम को वहाँ पे ऐड किया था और नए किंगडम को ऐड करके वहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब दिया था तो उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। जो R.H. विटेकर ने बहुत सारे कैरेक्टर को उन्होंने क्या किया कि जैसे सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में उन्होंने कुछ कैरेक्टर डिसाइड किया और कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने ये देखा कि जिन ग्रुप्स के अंदर वो कैरेक्टर, जिन ऑर्गेनिज्म के बीच में एक कैरेक्टर के बीच में जैसे सिमिलैरिटीज थी, जैसे मान लो रिप्रोडक्शन सेलेक्ट किया तो जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग थे उनको अलग कर लिया, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग थे उनको अलग कर लिया। मान लो सेल का स्ट्रक्चर देख लिया तो सेल के स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोटिक थे उनको अलग कर लिया, जो यूकैरियोटिक अलग कर लिया। तो उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर के बेसिस पे ये 5 ग्रुप का फॉर्मेशन किया था। तो सबसे पहले लिस्ट, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि उन्होंने बेसिकली किन किन कैरेक्टर्स को वहां पे कंसीडर किया था क्लासिफिकेशन के टाइम पे। फॉलोइंग कैरेक्टर्स वर कंसीडर्ड बाय विटेकर ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन के टाइम पे ये जो बेसिक कैरेक्टर जो कंसीडर किए गए थे वो कौन कौन से थे। पहला जो कैरेक्टर वहाँ पे कंसीडर किया उन्होंने सेल की कॉम्प्लेक्सिटी देखी कि सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो उन्होंने सेल की कॉम्प्लेक्सिटी में क्या क्या देखा कि प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। उन्होंने सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के बाद से क्या एक और कौन सा कैरेक्टर देखा, उन्होंने बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी देखी। उन्होंने क्या देखा, बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी, कि बॉडी जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी इसको कह सकते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा। उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि क्या जो बॉडी है उसके अंदर बॉडी जो है वो यूनिसेलुलर है, यहाँ पे बेटर वर्ड रहेगा बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी। उन्होंने देखा कि क्या जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी यूनिसेलुलर है या फिर उसकी बॉडी मल्टीसेलुलर है, उसकी बॉडी यूनिसेलुलर है या उसकी बॉडी मल्टीसेलुलर है। उन्होंने ये देखा था। फिर नेक्स्ट जो उन्होंने कंसीडर किया था कौन सा कैरेक्टर, उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंसीडर किया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंसीडर किया था कि कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन वहाँ पे उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उन्होंने क्या देखा था कि क्या वो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस केमोसिंथेसिस के थ्रू, या फिर हेट्रोट्रॉफिक है वो फूड के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। उन्होंने ये देखा, तो ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेट्रोट्रॉफिक है। इसके बाद उन्होंने कौन सा कैरेक्टर कंसीडर किया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा था उन्हें, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा था। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में उन्होंने क्या क्या देखा था कि ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर
असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है या असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, इसके बेसिस पे। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किया था वो कैरेक्टर था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या था? जेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि हम ऑर्गेनिज्म के जीन के लेवल की बात करते हैं, हम ऑर्गेनिज्म के जीन के लेवल पे उनमें क्या सिमिलैरिटी और क्या डिसिमिलैरिटीज है, और ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर और उसके जीन के बीच में क्या क्या डिसिमिलैरिटीज एंड सिमिलैरिटीज है। कहने का मतलब कि हम ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक लेवल की बात करते हैं वहाँ पे, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे और उन्होंने कंसिडर किया था। तो उनके बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज, उनके एंसेस्टर से क्या सिमिलैरिटी थी, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशन के बाद बना है, ये सारी चीज़ें वहाँ कंसीडर की थी। तो ये 5 कैरेक्टर्स जो थे इंपॉर्टेंट थे जिनको उन्होंने वहाँ पे कंसीडर किया था। पहला था सेल की कम्प्लेक्सिटी, दूसरा बॉडी की कम्प्लेक्सिटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। फटाफट इसको नोट करिए। अभी क्लासिफिकेशन जब उन्होंने इन सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग स्टार्ट की, तो ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करने के बाद उन्होंने 5 ग्रुप्स प्रिपेयर किए। उन्होंने 5 ग्रुप बनाए, सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, और वो 5 कैटेगरीज कौन थी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी कैटेगरीज थी? 1 2 3 4 एंड 5। पहला जो उन्होंने कैटेगरी बनाया उसको नाम दिया किंगडम मोनेरा। दूसरा जो बनाया किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा जो बनाया किंगडम फंगी, चौथा जो बनाया वो बनाया किंगडम प्लांटी। पांचवा जो बनाया वो बनाया किंगडम एनिमेलिया। इन 5 ग्रुप्स में जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स थे उनको वहाँ पे डिवाइड किया था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। क्लासिफिकेशन का सिस्टम क्या था? एक बार हम लोग ट्राई करते हैं चीज़ों को क्लासीफाई करने का उनके अकॉर्डिंग में। जैसे मान लो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे सारे के सारे ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म उस टाइम पे प्रेजेंट थे उनको रख लिया, और ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से सबसे पहले प्रोकैरियोटिक को बाहर कर दिया, प्रोकैरियोटिक को एक ग्रुप में रखा, और यूकैरियोटिक को एक ग्रुप में रखा। किसको? यूकैरियोटिक को एक ग्रुप में रखा। तो 2 ग्रुप बनाए, एक प्रोकैरियोटिक का और एक यूकैरियोटिक का। जो प्रोकैरियोटिक वाला ग्रुप था उस ग्रुप को उन्होंने नाम दे दिया किंगडम मोनेरा। क्या नाम दे दिया उसको? किंगडम मोनेरा, ठीक है। अभी यहाँ जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे सब क्या थे? यूकैरियोटिक थे। सब क्या थे? यूकैरियोटिक। फिर इन्होंने इस यूकैरियोटिक वाले को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड किया। इसमें से जो यूनिसेलुलर थे उनको अलग कर दिया। किसको अलग कर दिया? यूनिसेलुलर को अलग कर दिया, और मल्टी सेलुलर को अलग कर दिया, अब यहाँ देखो ध्यान से चीजें, इसमें जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनकी 2 प्रॉपर्टी तुमको पता चल गई। यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म वो क्या है? यूनिसेलुलर है, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म वो क्या है? यूकैरियोटिक है। क्योंकि ये जो जितने भी थे सब यूकैरियोटिक थे और इसी में से यूनिसेलुलर निकला था। तो जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म तुमको मिले वो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होंगे, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप बना दिया और नाम दे दिया किंगडम प्रोटिस्टा। क्या नाम दे दिया? किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर? यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर जितने भी थे, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो सब क्या थे? मल्टी सेलुलर थे। सब क्या थे? मल्टी सेलुलर थे। उन्होंने यहां से 2 ग्रुप बनाया,
एक में सेल वॉल वाले को रखा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा जिसमें सेल वॉल था, और एक में सेल वॉल वाले को रखा, एक में मान लो विदाउट सेल वॉल वाले को रखा। सबसे पहले उन्होंने किया विदाउट सेल वॉल वाले को एक तरफ कर लिया और सेल वॉल वालों को एक साथ रख लिया, सेल वॉल वाले को एक साथ रख लिया। जो विदाउट सेल वॉल थे उनको नाम दे दिया किंगडम एनिमेलिया, उनको नाम दे दिया किंगडम एनिमेलिया। और जो विथ सेल वॉल वाले थे वो एक साथ इस कैटेगरी में रहे। फिर उन्होंने इस विथ सेल वॉल वाले में से दो ग्रुप बनाया, एक में जो था क्लोरोफिल वाले थे, एक में क्लोरोफिल वाले थे और एक में विदाउट क्लोरोफिल वाले थे, विदाउट क्लोरोफिल वाले थे। जो क्लोरोफिल वाले थे उनको नाम दे दिया किंगडम प्लांटे, उनको क्या नाम दे दिया किंगडम प्लांटे। और जो विदाउट क्लोरोफिल वाले थे उनको नाम दे दिया किंगडम फंगी, उनको नाम दे दिया किंगडम फंगी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इसके एक कैरेक्टर हमको पता चलते हैं कि ये जितने भी मोनेराज होते हैं सब क्या प्रोकैरियोटिक, और सारे के सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। यहाँ पे प्रोटिस्टा के दो कैरेक्टर तुमको मिले, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। यहाँ एनिमेलिया के तीन कैरेक्टर मिले, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और विदाउट सेल वॉल। फिर यहाँ पे प्लांटी के चार कैरेक्टर मिले, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर से विथ सेल वॉल एंड विथ क्लोरोफिल। फंगी के चार कैरेक्टर मिले, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, विथ सेल वॉल एंड विदाउट क्लोरोफिल। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ये किंगडम बना, ये रहा किंगडम नंबर 1, ये रहा किंगडम नंबर 2, ये रहा किंगडम नंबर 3, किंगडम नंबर 4 एंड किंगडम नंबर 5। तो कुछ इस तरह का एफर्ट उन्होंने किया होगा और सारे कैरेक्टर्स को मिला के और ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में उन्होंने रखा होगा। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक आपके सामने एक फ्लो चार्ट तैयार है, जिसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हो ताकि कैरेक्टर्स आपको इजीली याद रहे और इतना पता रहे कि ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट किया जाता है और वहाँ पर कौन कौन से एफर्ट किए जाते हैं। नाउ अभी एक और एफर्ट इस समय हमारे साइंस में, बायोलॉजी में चल रहा है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम बन चुका है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर और भी क्लासिफिकेशन के चांसेस हैं। और देखो बायोलॉजी में जो ये क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी जो हम पढ़ते हैं ये हमेशा चेंज होता रहता है। लोग आएंगे, उनका देखने का तरीका बदलेगा, वो चीज़ों को पढ़ेंगे, उसमें नई नई चीज़ें ढूंढेंगे और उसको और परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक और एफर्ट जारी है इस समय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है वोज नाम है उनका, वो वोज नाम के साइंटिस्ट इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पे काम कर रहे हैं और वो इसको वो दे रहे हैं। तो इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो किंगडम जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, हमको बस उनके नाम जान लेने हैं कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा नया किंगडम जुड़ने जा रहा है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास 6 अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगे, 6 अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे और वो 6 ग्रुप कौन कौन से होंगे। वहाँ पे उन्होंने पहला जो ग्रुप बनाया है वो बनाया है आर्काईबैक्टीरिया। पहला जो ग्रुप बनाया है वो आर्काईबैक्टीरिया बनाया है। दूसरा जो ग्रुप बनाया है यू बैक्टीरिया। तीसरा जो ग्रुप बनाया है प्रोटिस्टा। चौथा ग्रुप बनाया है फंगी। पांचवा ग्रुप बनाया है प्लांटे एंड छठा ग्रुप बनाया है एनिमेलिया। देखो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा, इसमें बहुत कुछ चेंज नहीं है। हम अभी जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि आर्काईबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया बहुत, और इन मोनेरा किंगडम, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने बस इस मोनेरा किंगडम को 2 अलग अलग किंगडम में स्प्लिट कर दिया है, आर्काईबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। और इस तरह से यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ किंगडम हो गया वो कितना हो गया है 6। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये नए किंगडम को वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी देखो ये अभी तक जो हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, वहाँ पे हमने एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो पहला किंगडम है मोनेरा, उसको हम लोग फिनिश करेंगे और फिर उसके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। ठीक है।